हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं तीसरा पार्ट इस वीडियो का। और जिसमें हम नेहरू के प्रिंसिपल पढ़ रहे थे कि विदेश नीति पर वो क्या सोचते थे या उन्होंने क्या आइडियोलॉजी थी उनकी और किस आधार पर उन्होंने भारतीय विदेश नीति को बनाया। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी बोला जाता है। तो कुछ चीज़ें रह गई थी कल, उसमें बहुत सारी थी कि वो क्या क्या करना चाहते थे, और ये आप जो मेन प्रिंसिपल है उसमें भी आप पढ़ो। सबसे पहले तो जैसे बताया था कि नेहरू जी बहुत सारे जो यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकन देश थे उनकी यूनिटी चाहते थे। नाम से जो 2 ब्लॉक्स थे उनसे दूर रहना चाहते थे, और वो यूएनओ के पीसफुल जो एजेंडा है उसको सपोर्ट करते थे। 4th पॉइंट से आगे थे हम। नेहरू वांटेड टू अपोज इम्पीरियलिज्म एंड रैशनलिज्म। रेशियलिज्म क्या होता है? नस्लवाद, जो अफ्रीका में थी। आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि अपार्थाइड की एक पॉलिसी थी जहां नस्ल के आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता था। उसमें अफ्रीका या अमेरिका में भी इस तरह के नस्ली भेदभाव थे। इम्पीरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद। जिस तरह से यूरोपियन शक्तियों ने बहुत से यूरोपियन देशों को, बहुत से एशियन और अफ्रीकन देशों को अपना आधिपत्य में ले लिया था। जैसे भारत जो है ब्रिटिश का गुलाम था, और इस तरह के इम्पीरियलिज्म के वो खिलाफ थे। क्योंकि 1947 तक आते आते भारत तो आज़ाद हो गया था और दूसरे देश जो हैं वो लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। कुछ एक ने आज़ादी अभी हासिल नहीं की थी, तो नेहरू जी एकदम स्पोर्ट में खड़े हो गए उनके कि जो देश इम्पीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। और एक नया इम्पीरियलिज्म भी शुरू हो गया था उस टाइम। नया इम्पीरियलिज्म का मतलब जो देश आज़ाद हुए थे और जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक हेल्प की ज़रूरत थी, वो बड़े बड़े देशों के साथ गठबंधन कर रहे थे, और जिसके कारण जो नई सुप्रीम पावर थी वो नए गुलाम आज़ाद हुए देशों को दोबारा से इम्पीरियलिज्म का शिकार बना रही थी। वहाँ शासन तो स्थापित नहीं कर रही थी, फिर भी उनके जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उन पर कब्जा जमाने के लिए गलत नीतियाँ अपनाई हुई थी। नेहरू डिक्लेयर पीस एंड फ्रीडम टू वाइटल प्रेमिसेस ऑफ इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। और उन्होंने कहा कि वैसे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हर देश से संबंध स्थापित करेंगे, बट वो किस आधार पर होना चाहिए? शांति और फ्रीडम के आधार पर। अग्रेशन की नीति हमारी नहीं है। और इस तरह की अग्रेशन की पॉलिसी, जो नॉन अग्रेसिव जो पॉलिसी होती है, वो इंटरनेशनल सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। वहाँ पीस स्थापित करता है। तो एक हमारा उद्देश्य जो था वो जितना भी वर्ल्ड में टेंशन है उसको रिजोल्व करना है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक अदर बेस्ड ऑन जस्टिस एंड फेयर प्ले। और ये कह रहा है, देखो ये एक पृथ्वी पे ग्लोब है ये, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये नॉर्थ मैंने बताया ये बहुत अमीर है, और लगभग 75% जो इकोनॉमी है और पूंजी है विश्व की वो इनके पास है। लेकिन जनसंख्या यहाँ 10% है या 90% जनसंख्या है, लेकिन सिर्फ 25% ही वेल्थ इनके पास। तो नेहरू जी ने ये कहा कि जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है उसको इस तरह से बनाया जाए कि वो लोग जो गरीब देश हैं उनके भी फेयर में हों। वो कैसे है? जैसे व्यापार हैं, कई व्यापार जो हैं वो एशियन देशों के खिलाफ हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे अमेजोन जैसी संस्थाएं हैं, वो एशिया जैसे देशों में व्यापार करती हैं। तो वो इतने बड़े बड़े जेंट हैं कि अपनी शर्तों पर वो व्यापार करती हैं, और इन शर्तों को अगर कोई देश पूरा नहीं करता तो उसको धमकियां मिलती हैं, उसको UMIF से पैसा नहीं मिलता। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी। और उसके बाद है टू सिक्योर फेयर शेयर ऑफ फॉर द डेवलपिंग स्टेट्स। और 3 तरह के जो राज्य थे विश्व में, एक डेवलप, डेवलपिंग और अंडर डेवलप। जो डेवलप कंट्री हैं, विकसित देश थे, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करें। नेहरू followed the premises throughout his life. Then, since
नेहरू जी ने सदैव इन चीज़ों का पालन किया और बहुत सारे क्राइसिस भी नेहरू के टाइम हमें आए। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल क्या थे फॉरेन पॉलिसी के? प्रिंसिपल ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी, सबसे बड़ी एक किसी भी देश के लिए अपनी सोवरेनिटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। और सोवरेनिटी का मीनिंग मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। सोवरेनिटी का मतलब होता है जब कोई देश अपने डिसीजन लेता है, फैसले लेता है, उन डिसीजन पे किसी भी अन्य शक्ति का प्रभाव ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो। ऐसा ना हो कि वो अपने अपने इन्फ्लुएंस डालकर हमारे बहुत सारे निर्णयों को बदलवा दे। जैसे फ़िलहाल का एक मामला है, जम्मू कश्मीर से हमने 370 धारा ख़त्म तो नहीं हुई, उसमें कुछ एडिंग की, हमने अमेंडमेंट किया और जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का दर्जा था वो हमने अब रिमूव कर दिया और उसकी जगह जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। वैसे तो ये इंटरनेशनल मामला नहीं था, इंटरनल मामला था भारत की, लेकिन कई देशों ने हमारी इस पर आलोचना की और हो सकता है कि जब 1950 में अगर हम ये व्यवस्था करते तो बाहरी शक्तियाँ हम पर प्रभाव डालती। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सोवरेनिटी है वो प्रभावित होती। जब आपके देश के डिसीजन किसी भी दूसरे देश के प्रेशर से लिए जाते हैं तो आपकी सोवरेनिटी में हस्तक्षेप होता है। हम कब सोवरन बने? 1947 में, क्योंकि बिफोर 1947 वी आर नॉट ए सोवरन कंट्री, बिकॉज हमारे जो डिसीजन है वो सारे ब्रिटिश सरकार लेती थी। द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री इज मेंटेनेंस ऑफ इट्स सोवरेनिटी. The Indian foreign policy maker had tried to follow the sovereign approach that could be a sense of pride of sense. मतलब आत्म निर्णय का जो सिद्धांत है, आत्म रिस्पेक्ट का जो सिद्धांत है वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद अगला है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देना। वर्ल्ड पीस का मतलब होता है संसार में शांति स्थापित करना। उस टाइम जब भारत आज़ाद हुआ तो 2 युद्ध हो चुके थे और उन दोनों युद्धों के बाद जो है बहुत सारी तबाही मच चुकी थी। अब भारत शांति चाहता था क्योंकि उसको पता था कि अगर इस तरह के चैलेंजेस हमारे देश में और डेवलपमेंट एक समस्या है तो ये चैलेंज और डेवलपमेंट हम कैसे ला सकते हैं? शांति से ही ला सकते हैं। तीसरा है सपोर्ट फॉर यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट करना। यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड में पीस स्थापित करने के लिए बनी थी और नेहरू जी और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो चाहते थे कि यूएनओ एक अच्छा रोल निभाए। वैसे तो यूएनओ ने समय आने पर कोई अच्छे रोल अदा नहीं किए। वर्तमान में भी यूएनओ पे अपेक्ष लग रहे हैं कि ये इंटरनेशनल एजेंसी जब कोविड-19 जैसी महामारी फैली हुई है और इसके जो जिम्मेदार देश हैं उनको के बारे में ये कुछ नहीं कह रहे, तो इस ऐसी संस्थाएं अपना रेलिवेंस खो देती हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर भी यूएनओ जैसी संस्थाएं बहुत कुछ काम करती हैं और भारत ऐसी यूएनओ चाहता था, ऐसा मंच चाहता था यूएनओ को जो कोल्ड वॉर को ख़त्म कर सके, डिसआर्मेंट जो हथियारों की दौड़ थी उसको ख़त्म करके पीस और शांति स्थापित करे विश्व में। अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड रैशनलिज्म, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ कि भारत जो है वो उपनिवेशवाद का मतलब एक देश द्वारा दूसरे को फोर्सली अपनी कॉलोनी बना लेना, उपनिवेश बना लेना। इम्पीरियलिज्म भी इसी तरह की विचारधारा है, साम्राज्यवाद। और रेशियलिज्म नस्ल भेद के खिलाफ थे। स्पोर्ट ऑफ डिसआर्मेंट, देखो 1945 के बाद जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ वो एटम बम के कारण समाप्त हुआ था और इस एटम बम के कारण जैसे ही ये युद्ध खत्म हुआ यूएसएसआर और यूएसए में शस्त्रों की दौड़ शुरू होगी, कोल्ड वार शुरू हो गया और कोल्ड वार के हीट वार के लिए तैयारी शुरू हो गई। एक से एक मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बनाए गए, एटम बम, हाइड्रोजन मिसाइल्स, पता नहीं इस तरह की चीज़ें जो धरती को कई बार ख़त्म कर सकती थी। तो नेहरू जी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो दूसरे लीडर्स थे वो चाहते थे कि भारत जो है इस तरह की हथियार दौड़ में शामिल ना हो, क्योंकि हथियारों को दौड़ से जो पीस का एजेंडा है वो एक तरफ रखा जा सकता है। देखो वैसे तो अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ही
जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सदस्य थे। सिक्योरिटी काउंसिल का काम, यूएनओ की एक एजेंसी है ये, जिसका काम मेनली पीस को स्थापित करना है। लेकिन दोनों ही इस पीस को किस में बदल रहे थे? हीट इन्वायरमेंट में बदल रहे थे। जैसे ही मान लो अमेरिका समर्थित देश और यूएसएसआर समर्थित देशों में लड़ाई होती, तो ये दोनों बीच में कूद जाते उस लड़ाई के, और इस लड़ाई को व्यापक स्तर की बना देते। जहाँ छोटे मोटे युद्ध होते थे, वहाँ पर ये युद्ध बड़ा बड़ा रूप धारण कर लेते थे, बहुत भयानक। जैसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का युद्ध, वियतनाम का युद्ध, या ऐसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जो इंटरनेशनल युद्धों का रूप ले लेते थे। इसी तरह से हथियारों की जब दौड़ शुरू हुई और एटम बम और दूसरी चीज़ें, मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बनाए गए, तो भारत इनके खिलाफ थे और वो चाहते थे कि एक ऐसी संधि बनाई जाए जो जिसमें इन हथियारों पर रोक लगे। और इस तरह की संधि एनपीटी और पीटीबीटी के लिए भारत ने बड़े प्रयास करे। ये अलग बात है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि अभी तक भारत ने इन पर साइन नहीं की। प्रमोशन ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, साउथ साउथ का सहयोग बढ़ाना। मैंने बताया था ना, साउथ साउथ ये साउथ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देश आपस में सहयोग करें, नॉर्थ कंट्रीज का सहारा ना लें, क्योंकि नॉर्थ कंट्री नए साम्राज्यवाद और न्यू कॉलोनियल सिस्टम के हिमायती थे। अगर आप उनसे ज़्यादा सहायता लोगे तो वो आपका शोषण दोबारा से करना शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा हमें अपने ही देशों की, जो अपने जैसे देश हैं, आपस में टेक्नोलॉजी और ट्रेड को शेयर करना चाहिए, इकोनॉमिक अलायंस बनाने चाहिए, आर्थिक वो गठबंधन बनाने चाहिए। और सार्क, एशियान, ये ऐसे ही गठबंधन है जो आप छठे सातवें चैप्टर में पढ़ोगे, जिससे जो इकोनॉमिक हितों को बढ़ावा देता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये आप जान ही गए होंगे कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, और इस गुट में मतलब ना ही हम यूएसएसआर और ना ही हम यूएसए की जो मिलिट्री अलायंस है उनमें हम भाग लेंगे। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि हम यूएसए और यूएसएसआर से बिल्कुल ही संबंध हम स्थापित नहीं कर रहे थे। हम उस संदर्भ में नहीं कर रहे थे कि हम आपके गुट में शामिल हैं और कहिए हमें क्या करना है, लेकिन हम एक बराबर के देश की, यहाँ अमेरिका बैठा हुआ है। देखो, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से आप क्या बैठे हो, ये एक चेयर है जो दोनों ही समान बैठे हुए हैं। यहाँ अमेरिका बैठा है, यहाँ इंडिया बैठा है, तो दोनों समान लेवल है। लेकिन जब आप अलायंस में शामिल होते, गुट में शामिल होते, तो इसका मतलब टॉप में आपकी सुप्रीम पावर बैठी हो और नीचे आदेश देने के लिए आप खड़े हुए हो, लेने के लिए खड़े हुए। तो हमने इस पॉलिसी को नहीं स्वीकार किया और हमने बराबर के संबंध दोनों देशों से स्थापित करने की कोशिश की। वो अलग बात है कि अमेरिका ने हम पर ट्रस्ट नहीं किया और कभी अच्छी निगाह से हमें नहीं देखा, अच्छे संबंध हमारे ज़्यादा रहे नहीं। उसके बाद सपोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को 1948 में यूएनओ ने एक डेक्लरेशन दी, घोषणा की। भारत ने भी अपने देश के लोगों के लिए ये अधिकार दिए गए, और भारत के दिए गए अधिकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन में न केवल भारतीयों के लिए बल्कि बहुत सारे अधिकार विदेशियों के लिए भी हैं। कुछ अधिकार हैं जो भारतीयों के लिए हैं। पंचशील का मतलब होता है शांति के 5 सिद्धांत, और वो सबसे पहले हमने 1954 में किसके साथ, चीन के साथ समझौता किया कि हम 5 तत्वों पर अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। और ये 5 तत्व हैं: नॉन इंटरफेरेंस, कि हम किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे; म्यूचुअल इक्वलिटी, हम समानता का व्यवहार से एक दूसरे से संबंध स्थापित करेंगे; पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहेंगे, सहअस्तित्व रखेंगे; और म्यूचुअल रिगार्ड्स, एक दूसरे की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं की रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि जिस देश के साथ हमने ये संबंध स्थापित किए वही देश सबसे पहले ये इसी ने भंग किए। ये स्पोर्ट्स ऑफ कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कौन एक गुट है
48 देश हैं शायद इसमें। अच्छा, एक नाम का समिट हुआ है अभी अज़ेरबैजान में भाई, ये याद रख लेना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, वैसे तो होनी थी। और अज़ेरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं उसको, वो प्रेसिडेंट थे उसकी रिपोर्ट मैं इसके चैप्टर के लास्ट में भेज दूंगी आपको। उसके बाद जो है पंचशील, इंडिया बिलीव इन द 5 प्रिंसिपल, ये हो चुका आपका। कॉमनवेल्थ में वो कंट्रीज़ हैं जो पहले ब्रिटेन के कॉलोनी थे, मतलब ब्रिटेन के गुलाम थे, और बाद में जब ये ब्रिटेन से छूट गए, आज़ाद हो गए, तो इनको लेकर एक कॉमनवेल्थ बनाया गया जिसकी हेड जो है वो क्वीन है, महारानी है, ब्रिटेन की महारानी। और ये नहीं है कि हम उसके अब भी ब्रिटेन के गुलाम हैं, बस ये था कि ये देश एक दूसरे का सहयोग करे, कोऑपरेशन करे, व्यापार करे एक दूसरे से, और एक दूसरे की तरक्की में भागीदार बने। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये हमने पढ़ चुके हैं हम उसमें पंचशील के सिद्धांत में। अब ग्लोबल सिचुएशन एंड पॉलिसी ऑफ नाम, मैंने सारी बातें आपको बता दी थी कि हमने नाम को क्यों अपनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है हमेशा 6 नंबर में भी आ सकता है, एक तो कि आज इस नाम की रेलिवेंस है या नहीं। नाम के समिट हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं जब कोल्ड वार ही ख़त्म हो गया है, वो सिचुएशन ही ख़त्म हो गई जिसके लिए ये बनी थी। क्योंकि ये कब बनी थी, जब यूएसए और यूएसएसआर आपस में मिलिट्री अलायंस कर रहे थे, तब ये बनी थी, भारत जैसे देशों ने बनाई थी। तो अब ये क्या था, अब ये ख़त्म हो गया। 1990 में यूएसएसआर का विखंडन हो गया, अब ये देश रहा नहीं, 15 देश नए बन गए हैं, रसिया इसका जो है सक्सेसर है, और इनका कोल्ड वार ख़त्म हो गया है। तो अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है, अब इन देशों का कोई काम ही नहीं है। लेकिन अब भी इस दुनिया में भी अगर सही ढंग से ये मंच दोबारा से आए तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि दोबारा से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रही है। तो फॉरेन पॉलिसी में हमने क्या किया, नाम को अपनाया। उसमें हमारे ऊपर दबाव भी बहुत था, बहुत सारे हमारे नेता ये कहते थे, सी राजगोपालाचारी जैसे, कि हमें यूएसएसआर या यूएसए में से एक को चुन लेना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्राप्त कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान ने हम पर हमले बोल दिए थे 1948 में, फिर चाइना हमारा दुश्मन बन गया, और चाइना पहले रशिया का पार्टनर था क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री था, लेकिन बाद में चुपके जो निक्सन है वो चाइना गए 1972 में, 70-72 में, और उसके बाद चाइना को एकदम से रशिया से अलग कर दिया, और यूएसए और चाइना की धुरी बन गई। और ये यूएसए और चाइना की धुरी जो है भारत के खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ ही, पाकिस्तान ऑलरेडी नाटो का सदस्य बन चुका था, इसने ये मिलिट्री गुट अपना लिए थे, ये पाकिस्तान उसमें चला गया, फिर चाइना भी रशिया के साथ चला गया। तो भारत की एक मजबूरी हो गई कि इस धुरी का काउंटर हमें कोई चाहिए था, और इस वजह से फिर बाद में 1970 के दशक में हमने यूएसएसआर से संधि की और उनसे मित्रता की संधि की समय आने पर एक दूसरे की हम हेल्प करेंगे। तो भारत की नीति पर यह एक आलोचना की गई कि हम न्यूट्रल नहीं रहे, और हमने अंत में किसको अपना लिया, हमने यूएसएसआर को अपना लिया, लेकिन ये सही नहीं थी। उसके बाद नेहरू का रोल क्या रहा, नेहरू का रोल हम पढ़ रहे हैं। उसने जो है ऑब्जेक्टिव नेहरू के अनुसार फॉरेन पॉलिसी के क्या थे, एक तो टू प्रिजर्व हार्ड अर्नड सोवरेनिटी। ऑब्जेक्टिव हमारे, जब हम इसको डिज़ाइन कर रहे थे तो कुछ ऑब्जेक्टिव हमें सामने रखने पड़ते हैं कि हम आने वाले समय में हमारे क्या ऑब्जेक्टिव और किस आधार पर हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। सबसे पहले तो जो हमने सोवरेनिटी मिली थी ब्रिटिश की इतनी लंबी गुलामी के बाद, वो हमें बचा कर रखनी थी। दूसरी बात, हमारे पहले चैप्टर में आपने देखा कि कितनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी, मतलब डिसइंटीग्रिटी थी, हमने मुश्किल से अपने देश को एक किया था, उसको बचाना था। और तीसरा था, हमें बहुत जल्दी डेवलपमेंट करनी थी।
और इस डेवलपमेंट के लिए हमें दोनों ही गुटों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक हेल्प चाहिए थी, और इस तरह से हम एक पर उसके साथ लग कर हम दूसरे का सहयोग खोना नहीं चाहते थे। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, 4 नंबर में आ सकता है। The path of non-alignment was adopted to achieve these objectives. Of course, there was a group which believed that India should adopt a pro-US policy, since the US bloc was democratic leadership. Who toed this line were Dr. Ambedkar. डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करने वाले जो थे, वो लोग भारतीय जनसंघ आदि ये चाहते थे कि नेहरू की पॉलिसी गलत है और इसे यूएस, क्योंकि यूएस के करीब है ना मैम लिबरल डेमोक्रेसी। हम इकोनॉमिक पैटर्न तो हमने रशिया का अपनाया है, लेकिन हमने पॉलिटिकल पैटर्न यूएसए का अपनाया है। तो ये बहुत सारे लोग थे जो दबाव डालते थे। डिस्टेंस ऑफ 2 ब्लॉक्स, अब ये मैं थोड़ा सा इस पॉलिसी को एक्सप्लोर कर रही हूँ। जैसे ही दोनों में कोल्ड वार शुरू हुआ, दोनों ने मिलिट्री अलायंस शुरू कर दिए। मिलिट्री अलायंस बने, सबसे पहले अमेरिका ने मिलिट्री अलायंस बनाया नाटो, NATO। ये सारे आपने याद करने हैं। 1949 में इसका पूरा नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक मिलिट्री अलायंस था भाई। आज भी इसमें शायद 29-28 देश हैं, और ये किसके खिलाफ था? यूएसएसआर के खिलाफ। और इसकी एक पॉलिसी थी कि अगर रशिया कभी किसी भी देश पे, ये सारे देश थे, इन पे हमला करेगा तो ये सारे देश मिलकर रशिया के साथ लड़ेंगे। और एक और संधि की थी अमेरिका ने, सीटो, SEATO, सीटो, सेंट्रल ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक सेंटो, साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1955 और 54 में ये संधियां हुई, और लगभग एशिया और लगभग यूरोप के देश इसमें इन संधियों में शामिल हो गए। इसके काउंटर में यूएसएसआर ने एक संधि की जिसका नाम था वार्सा पैक्ट, और इसमें वो सारे कंट्री थे जो यूएसएसआर को के हिमायती थे, कम्युनिस्ट कंट्री ज़्यादा थे। अब भारत को इन दोनों में से एक में शामिल होना था, तो वही मैंने बता दिया कि वो अभी तक किसी भी देश में शामिल नहीं हुए। ठीक है। In India, vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment. This was to keep done by the reducing Cold War tension and contribution of manpower. US peacekeeping operation India decided to keep away from the blocks, क्योंकि हम शांति को प्रमोट करते थे, इसलिए हमने दोनों ब्लॉक से अलग रहना सोचा, जिसमें कम्युनिस्ट यूएसएसआर का एक ब्लॉक था और यूएसए का था, और बहुत सारी संधियां मैंने बताई थी आपको हुई। और उसके बाद जो है ये इंडिया दोनों में बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब ये है कि हमने न्यूट्रल होने, हमने ये तो ठान लिया कि हम किसी भी गुट में शामिल होंगे नहीं होंगे, बट हमने ये किया कि हम तमाशबीन भी नहीं बनेंगे, हम आइसोलेशन में भी नहीं रहेंगे कि चाहे सारे संसार को आग लग जाए हम उसमें शामिल नहीं होंगे। नहीं, हमने जैसे गांव में पंचायती का काम होता है ना, वो काम किया कि दोनों देशों में, किसी भी देश में अगर क्राइसिस हुए, लड़ाई हुई, तो हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया पीस स्थापित करने। ठीक है। When Britain attacked Egypt over the Suez Canal in 1956, India led the protest against the neo-colonial invention. और भारत नए उपनिवेशवाद के खिलाफ था। नए उपनिवेशवाद मीन्स कि ब्रिटेन और दूसरे यूरोपियन देश है, अब भी जो नए स्वतंत्र हुए देश हैं उनको हथियाना चाहते थे, और भारत जो है प्रोटेस्ट किया उसमें। मतलब वो आइसोलेशन में या न्यूट्रल नहीं रहा, जो भी इंटरनेशनल सिचुएशन थी उसके हिसाब से भारत ने रिएक्ट भी किया, आलोचनाएं भी की, विरोध भी किया, मध्यस्थता भी की, समझौते भी करवाए। ठीक है। सोवियत यूनियन ने जब हंगरी पे अटैक किया तो सोवियत संघ का क्रिटिसाइज किया कि आप किसी भी देश के इस तरह से आत्मनिर्णय के सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एफ्रो एशियन यूनिटी, अब मैंने बताया कि हम साउथ के देश हैं, साउथ, और उसमें बहुत सारे देशों की ये एक जैसी स्थिति है,
एशिया के लोग भी जो है वो यूरोपियन शक्तियों के गुलाम रहे, अफ्रीका के भी रहे, लंबे शोषण के शिकार रहे। पॉवर्टी, भुखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे सेक्शंस में ये दोनों ही कॉन्टिनेंट्स की एक विशेषता रही है। जिस सिचुएशन से, जिस समस्याओं से हम गुजर रहे थे, उन्हीं समस्याओं से जो एशिया और अफ्रीका के कंट्री थे वो भी जूझ रहे थे। तो ये फीलिंग हुई कि हम सब ही एक ही समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो एक दूसरे के रिजोल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और इस वजह से बहुत सारे देशों में अब तक जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, नेहरू जी ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इस वजह से जैसे डच कॉलोनी थी इंडोनेशिया में, वहाँ इंडिया ने इंडोनेशिया को सपोर्ट किया। और इस तरह से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई 1955 में, जिसे बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले एक बॉम्बे में हुई और उसके बाद 1955 में बांडुंग में हुई। और इसमें कहा गया कि साउथ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस जो यूनिटी के लिए एक मंच स्थापित होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ, किससे रिलेटेड था, तो एशियन अफ्रीकन यूनिटी से रिलेटेड था, 1955 में हुआ। और फिर हमने नाम की स्थापना इसके बाद की, फर्स्ट समिट नाम की, जो बेलग्रेड में हुई थी 1961 में। फिर है अब हमारे सीनो इंडियन रिलेशन क्या थे। सीनो इंडियन रिलेशन का मतलब चाइना के साथ हमारे कैसे रिलेशन थे। इनके पीछे भी एक हिस्टोरी है पूरी। दोनों ही देश, भारत भी और चीन भी, हम ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे। और दोनों ही, एक 1948 में आज़ाद हुआ, एक 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट थे भारत और चाइना के बीच में। और स्वतंत्रता से पहले भी बहुत सारे समझौते चीन से भारत के हो चुके थे बॉर्डर के से रिलेटेड, लेकिन फिर भी वो समझौते कामयाब नहीं थे, क्योंकि चीन और भारत दोनों ही संतुष्ट नहीं थे उस इलाके से। जैसे ही भारत और चीन आज़ाद हुए, चीन कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। माओवादी एक क्रांति हुई थी 1949 में, तो चीन कम्युनिस्ट शासक बन गया और इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। और इंडिया को ये लगता था कि चाइना मेरा एक बेस्ट दोस्त है, और चाइना के भी हालात वैसे ही हैं, ये भी एक गुलाम देश रहा है, ये भी शोषण का शिकार रहा, तो हमें बढ़ चढ़ कर एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए। और एक नारा दिया नेहरू जी ने, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, भाई भाई। लेकिन इस भाई ने बहुत अच्छा भाईपन दिखाया, फिर युद्ध किया और बहुत सारा जो 22,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका था वो भारत से छीना गया। उसके कारण क्या थे? देखो, ये भारत का एक इलाका है, यहाँ तिब्बत है, और तिब्बत के जो मामले हैं वो ब्रिटेन सरकार देखती थी, संचार वगैरह के विदेशी मामले, जो 3-4 बड़े मामले होते हैं। और ये ब्रिटिश इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पर कंट्रोल रखती थी। जैसे ही अंग्रेज यहाँ गए तो जो तिब्बत के लोग हैं वो भी अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे। लेकिन चाइना ने कहा कि तिब्बत कभी भी जो है एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, और ये तो चाइना का एक हिस्सा है, और हम इस पर अपना हक जमाते हैं। चीन हमेशा से उसकी एक विस्तारवादी नीति रही। आज भी अगर आप अखबारों में पढ़ोगे तो वो किसी न किसी क्षेत्र को अपने अंदर, किसी न किसी देश के क्षेत्र को, समुंदर के किसी टापू को अपने क्षेत्र में शामिल करता हुआ दिखाता है, क्योंकि उसे रिसोर्सेज मिलते हैं वहाँ से। तो भारत, उसने तिब्बत पर क्या करना शुरू कर दिया, अपना डोमिनेशन स्थापित, अपना जो आधिपत्य है वो दिखाना शुरू कर दिया मैप्स वगैरह पे। भारत की एक सबसे बड़ी ये कमी रही कि हमने आसानी से उसको मान भी लिया कि ठीक है जी, ये आपका है, हिस्सा है, जबकि एक इंटरनेशनल दबाव होता है किसी भी उस पर। और भारत ही ऐसा था भाई, जिसको कम्युनिस्ट कंट्री था वो, और एक रिकॉग्नाइजेशन देनी होती है, किसी भी देश को रिकॉग्नाइज करना होता है कि हम इसको राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। जब तक वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी उससे संबंध स्थापित नहीं करती। और कम्युनिस्ट कंट्री था तो यूएसए वगैरह उसको
क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर का युद्ध छिड़ा हुआ था। जो अमेरिका है जैसे लोग देश थे वो तो इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे थे, लेकिन भारत ने 1949 में ही जैसे ही चीनी शासन वहाँ स्थापित हुआ, कम्युनिस्ट है, भारत ने उसको क्या करना शुरू कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया और बढ़ चढ़कर 1961 में उसके लिए परमानेंट सीट के लिए भी यूएनओ में परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसके पास वीटो पावर होती है, वो बहुत समर्थन किया और दिया, लेकिन इसने भारत का कभी साथ नहीं दिया। और इस तरह से 1954 में एक समझौता 54 में एक पंचशील का समझौता भारत के साथ हुआ। उसका दोनों राष्ट्रों ने बड़ा गर्मजोशी से इसको अपनाया, लेकिन कुछ ही साल बाद पंचशील फेल हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, पंचशील पे एक नोट आ सकता है। तो उसमें क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो चुकी थी 1950 में, शायद कोई स्थिति और होती, लेकिन नेहरू जी ने इस हिंदी चीनी फार्मूले के आधार पर तिब्बत में विरोध नहीं किया और क्या कर दिया, तिब्बत को चीन का अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन जो तिब्बत के दलाई लामा थे, दलाई लामा, ये एक पॉलिटिकल हेड भी होते हैं और रिलीजियस हेड भी होते हैं तिब्बत के, और रिलीजन वहाँ आपको पता है बौद्ध धर्म है। तो उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया और तिब्बत के लोगों ने मरना मंजूर किया, लेकिन वो चीन में शामिल नहीं होते थे, और लेकिन ज़बरदस्ती चाइना ने वहाँ शासन स्थापित कर दिया और दलाई लामा को मतलब गिरफ्तार करने के लिए वो उसके ऊपर रेड डालनी शुरू कर दी, उसको पकड़ने की कोशिश की, प्रिजन में डालने की कोशिश की। दलाई लामा ने भारत से शरण मांग ली। अब भारत का ये तो है कि शरण में आए को हम शरण देते हैं, तो दलाई लामा को नेहरू जी ने शरण दे दी कि ठीक है, आप हमारे राजनीतिक शरणार्थी हैं और कोई देश आपको पकड़ नहीं सकता यहाँ से हमारी परमिशन के बगैर। अब यहाँ चीन बौखला गया कि हमारे दुश्मन को, या जो हमारी जो एक्सेशन है तिब्बत में, उसमें एक बड़ी बात है, दलाई लामा को आप शरण क्यों दिया आपने। और इस वजह से क्या हुआ, ऐसी हॉट स्थितियां पैदा होगी कि युद्ध होकर हटा 1962 में। बाकी कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।